So last time, as you know, that we had started with the periodic table. हम लोगों ने periodic table start किया था मेरे बच्चों. Periodic table कैसे बना था? I've told you about it. Periodic table जो है इसमें पहले लॉ ऑफ ट्राइड्स बना था, फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्टली ने बनाया था. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर हैं दे आर गोइंग टू शो यू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, whereas the period number they are going to show you the number of shells. ठीक है जी. उसके बाद मेरे बच्चों we had started with the मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. केस के नीचे जितनी चीजें मौजूद थी वो मेटल्स थी, उसके ऊपर जितनी भी थी वो नॉन मेटल्स थी, और स्टेयर केस के साथ जो जुड़ी हुई चीजें थी दे वर द मेटलॉइड्स. ठीक है, मेटलॉइड्स जो हैं दे शो यू द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसके बाद अगली चीज हमने पढ़ी थी दैट वाज प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती हैं पीरियड के अक्रॉस और ग्रुप के अक्रॉस. तो पीरियड के अक्रॉस आपका जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है पहले ग्रुप 4 तक इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है. ठीक है, जबकि ग्रुप के अक्रॉस अगर मेटल्स होंगी तो उसमें ग्रुप मेटल का ग्रुप होगा तो उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है. ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है. उसके बाद हमने रिएक्टिविटी पढ़ी थी. रिएक्टिविटी जो पीरियड है उसके क्रॉस अगर आप मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी आपकी जो है वो डिक्रीज करेगी और बाद में इंक्रीज करेगी. ठीक है जी. और इसी तरीके से आप लोगों को मैंने ग्रुप में बताया था कि मेटल्स में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है, नॉन मेटल्स में डिक्रीज करती है. और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो एटॉमिक रेडियस वगैरह पढ़ा था. ठीक है, ये कल का हमारा हो चुका है सारा, मैंने पुराना हल्का सा रिवाइज कर दिया. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रुप पीरियोडिक टेबल. अब हमारे सिलेबस में एक तो ये ग्रुप 1, ठीक है जी, इसको मैं लिखता जा रहा हूं. जिन जिन चीजों की डिस्क्रिप्शन हमारे सिलेबस में है दैट इज ग्रुप 1. ठीक है जी. दूसरे नंबर पे ये ग्रुप 7. ठीक है जी, तो ग्रुप 7 है मेरे बच्चों. ठीक है, तीसरे नंबर पे ये 0 ग्रुप या 8 ग्रुप, इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं, तो ग्रुप 8 और 0 या इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं, ये आपके सिलेबस में है. और आखिरी चीज ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है जी, इन सब की डिस्क्रिप्शन जो है दैट इज प्रेजेंट इन योर सिलेबस. इन सब की डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने जो है वो करनी है जी. यू गॉट इट? अच्छा जी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप 1. ग्रुप 1 को हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बच्चों. ठीक है जी. ग्रुप 1. ग्रुप 1 जो है दे आर आल्सो कॉल्ड एज द एल्कली मेटल्स. इनको एल्कली मेटल्स का भी नाम देते हैं जी. इस ग्रुप का नाम जो है वो एल्कली मेटल होता है जी. ठीक है. नाउ इस एल्कली मेटल को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज समझा रहा हूं. उसके बाद जो है ना हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ जो है वो मूव करते हैं. सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था ये आपका पीरियोडिक टेबल है. इसमें एक एलिमेंट के नीचे लाइन लगा दें, इसमें 2 एलिमेंट्स के नीचे लाइन लगा दें, इसमें 3 एलिमेंट्स के नीचे लाइन, इसके 4, और इन सब को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट अ स्टेयरकेस. ये आपके पास एक सीढ़ी बन गई थी, स्टेयरकेस. ठीक है जी. स्टेयरकेस के नीचे ये जितनी भी चीजें मौजूद थी ऑल दीस वर कॉल्ड एज द मेटल्स. इनको हम मेटल्स का नाम देते थे. ठीक है जी. यहां तक आप लोगों को याद है? अब मैं यहां पे जो चीज पढ़ाने जा रहा हूं, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बेस. जिस तरह एसिड और बेस, ठीक है जी, एसिड और बेस ये दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है. तो बेस वो चीज है जो एसिड के साथ रिएक्ट करती है. बेस क्या चीज होती है मेरे बच्चों? किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ हो या किसी भी
मेटल के साथ हाइड्रो ऑक्साइड लगा हुआ हो, यानी OH लगा हुआ हो, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड कहते हैं OH को, ठीक है जी। यानी ये आपके पास इस केस के नीचे जितनी भी चीजें मौजूद हैं ये सारी की सारी ये मेटल्स हैं। तो इनमें से कोई भी मेटल आप ले लें, उसके साथ अगर ऑक्सीजन लगा हुआ हो या उसके साथ हाइड्रोक्साइड यानी OH लगा हुआ हो, तो उसको मेरे बच्चों हम लोग बेस का नाम देते हैं। यानी बेस की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन बेस की कि बेसिस आर मेटालिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। यानी बेसिस जो होती है वो मेटल के साथ ऑक्सीजन लगी हुई हो तो ऑक्साइड कहते हैं उसको, मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड लगा हुआ हो, ठीक है जी, तो उसको जो है वो हम लोग OH हाइड्रोक्साइड कहते हैं जी। तो किसी भी मेटल के साथ मेरे बच्चों ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड यानी OH लगा हुआ हो तो उस चीज को हम लोग बेस का जो है वो नाम देते हैं जी। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अगली चीज बेसिस जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, दे आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं सॉल्युबल बेस, ठीक है जी, और एक को हम कहते हैं इनसॉल्युबल बेस, ठीक है जी। सॉल्युबल नाम से ही पता चल रहा है जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, और इनसॉल्युबल जो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। जो सॉल्युबल बेसिस होती है मेरे प्यारे बच्चों, इनके लिए हम लोग एल्कली का वर्ड भी यूज करते हैं, एल्कली, ठीक है जी। और याद रखिए कि ये जो पीरियोडिक टेबल आपके पास जो है वो गिवन है मेरे बच्चों, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये पहली जो दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है जी, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन लगी हुई हो या इनके साथ हाइड्रोक्साइड लगा हुआ हो, ठीक है, तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाती है बेसिस, और डिसॉल्व होके OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए मेरे बच्चों इनको हम लोग सॉल्युबल बेस या एल्कली का जो है वो नाम देते हैं जी, ठीक है। तो सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, और एक चीज होती है अमोनिया गैस, ये भी पानी में डिसॉल्व होके OH माइनस आयन बनाती है। तो सॉल्युबल बेस की डेफिनेशन क्या होती है एल्कली की, कि एनी बेस that dissolves in water and produces OH minus ions is alkali और soluble base, उसको soluble base का नाम देते हैं जी। You got it? और इन दो, ये जो दो आपके हैं ग्रुप्स, ये दो ग्रुप्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है जी, तो इन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। बाकी ये जितनी भी मेटल्स हैं ये सारी की सारी, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व नहीं होते, तो इनको हम लोग एल्कली भी कहते हैं। तो एल्कली जो है इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द बेस, ये बेस की एक टाइप होती है जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करती है, इसको हम लोग एल्कली या सॉल्युबल बेस का जो है वो नाम देते हैं जी, ठीक है। बाकी जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो ग्रुप 1 हमारे सिलेबस में है, ग्रुप 2 तो नहीं है। तो ग्रुप 1 की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें तो इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो इसका नाम एल्कली क्यों रखा गया है, क्योंकि ग्रुप 1 की मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए मेरे बच्चों इसको हम लोग जो है एल्कली कहते हैं और इन मेटल्स को हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं। यू गॉट इट? समझ लगी है सबको? यस सर। यस। इसका पहला पॉइंट लिख लीजिए ग्रुप 1 की मेटल्स का, the oxides and
hydro oxides of group 1 metals are soluble in water, so they are called alkali metals. यानी पेपर में अगर आपसे वो पूछ ले एल्कली मेटल्स, तो एल्कली मेटल्स या ग्रुप 1 की मेटल्स, इसका मतलब सेम होता है। तो एल्कली मेटल्स पेपर में वो पूछ ले कि ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स हम लोग क्यों कहते हैं, what is the reason that group 1 metals they are called as the alkali metals? So the answer is very simple, that the oxides and hydroxides of group 1 metals they are soluble in water, ठीक है जी। so they are called as the alkali metal। कोई भी बेस किसी भी मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड अगर पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है, तो मेरे बच्चों उसको हम लोग सॉल्युबल बेस या एल्कली कहते हैं। तो एल्कली को याद रखिए कि एल्कली इज वन ऑफ द टाइप ऑफ बेस। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। व्हाई? बिकॉज़ बेसिस आर आल्सो इनसॉल्युबल बेसिस, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती वो एल्कली नहीं होती। समझ लगी है सबको? यस सर। इज इट क्लियर? ये इसका पहला पॉइंट है। अच्छा जी जी जी, एल्कली सॉल्युबल बेस है, यानी बेस का मतलब मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड है। ये स्टेट बेस के नीचे जितनी भी चीजें हैं ये मेटल्स हैं, इन सब के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेस है। लेकिन इनमें से सिर्फ ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं ये पानी में डिसॉल्व होते हैं। सिर्फ ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड, और एक अमोनिया होती है वो भी पानी में डिसॉल्व हो जाती है और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करती है। तो ये चीजें बस एल्कली हैं। इनके अलावा बाकी जितनी भी मेटल्स हैं ये सारी की सारी, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पानी में इनसॉल्युबल है, डिसॉल्व नहीं होते, तो ये एल्कली नहीं है। इसीलिए ग्रुप 1 को हमने एल्कली मेटल कहा है। ग्रुप 2 का नाम क्या होता है? ग्रुप 2 का नाम हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल रखा हुआ है। ये वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। इसका नाम जो है ग्रुप 2 का, यानी ग्रुप 2 जो है इसका नाम हमने रखा हुआ है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी दोनों के नाम में एल्कली आ रहे हैं। ठीक है जी, दोनों के नाम में जो है वो एल्कली आपका प्रेजेंट है जी। ठीक है, सो इफ alkali is present in both the names, it means दोनों के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं they are soluble in water, वो पानी में dissolve हो। So this is the first property of the group 1 metals, that their oxides and hydroxides are soluble in water, वो पानी में dissolve हो जाते हैं। ठीक है जी, जो आपने। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाए। मेरे बच्चों, दुनिया में कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल हो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, उसको आप लोग जो है वो एक चाकू लेके काट नहीं सकते। लेकिन ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, वो बड़ी सॉफ्ट होती हैं। जिस तरीके से आप लोग घर में मक्खन होता है, मक्खन उसको यानी उसको पकड़ के और जो है वो छुरी के साथ इस तरह काट देते हो, एग्जैक्टली ग्रुप 1 की मेटल भी जो है वो एक नाइफ से कट हो सकती है, ये सॉफ्ट होती है। लोहे को आप पकड़ लो, नाइफ पकड़ के जितना मर्जी रगड़ते जाओ वो नहीं टूटेगा, बहुत हार्ड होता है, वो नहीं टूट सकता। पूरी मेटल्स में से सिर्फ ग्रुप 1 मेटल्स जो हैं दे आर द सॉफ्ट मेटल्स एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, और उसको चाकू के साथ आप काट सकते हो। So this is the second property, that group 1 metals are very soft and can be cut with a knife। इसको नाइफ के साथ, चाकू के साथ काट सकते हैं। जिस तरह आपके पास जो है वो बटर है, ठीक है, या मार्जरीन है, उसको आप एक नाइफ के साथ कट कर लेते हो, तो एग्जैक्टली इसको भी जो है वो नाइफ के साथ जो है वो कट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल होती है। ठीक है जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मीरर। मीरर मुझे बता
ग्रुप 1 मेटल है मेरे बच्चे, तो इसके वैलेंस शेल में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चे? सर एक होगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि ग्रुप नंबर का मतलब ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है। मैं कोई भी ग्रुप नंबर बोल दूं तो जो ग्रुप नंबर बोलूंगा उसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। So group 1 metals have got 1 electrons in its valence shell. तो इसको लिख लीजिए, group 1 metals have 1 valence shell electrons, 1 valence shell electron। ठीक है जी। अच्छा जी, इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाए जी। फोर्थ प्रॉपर्टी, ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती है मेरे बच्चों, ठीक है, मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। तो इन सब के ऊपर जो है वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि लूज हो जाएगा और इनके ऊपर +1 जो है वो चार्ज। ठीक है जी, तो इन सब के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो इसको भी लिख लीजिए, ग्रुप 1 metals lose 1 electron and forms unipositive ion। ठीक है जी, यूनिपॉजिटिव आयन का मतलब है +1 आयन। ओके गाइस, यू गॉट इट? यस सर। अच्छा जी, ये वाला बेटे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। इसकी जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, फिर मैं रब कर रहा हूं कुछ चीजों को। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन सर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देख ले मेरे बच्चों, ग्रुप 1 की जो एलिमेंट्स हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मेटल्स होती हैं। और किसी भी मेटल का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ जाए, वो आपको कहे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम, सोडियम एटम कहे तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर वो कहे कि सोडियम मेटल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो किसी भी जो मेटल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनाती है? इस तरीके से पॉजिटिव आयंस जो हैं सेम साइज के आप लोग बना देती हो, लाइक दैट, सबके ऊपर +1 चार्ज, और 3 लेयर्स बनानी होती हैं, 3 लेयर्स। ये ध्यान में रखिएगा, ये 3 लेयर्स आपने बना देनी है, 3 लेयर्स सेम साइज के एटम्स की, और इनके बीच में इस तरह नेगेटिव ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बना दें, लाइक दैट। ठीक है जी, तो ये आपका जो है वो किसी भी मेटल का जो है वो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स। ठीक है जी, ये आपका साथ आपने लेबल भी करना होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको लिखते हैं पॉजिटिव आयन। सर सारे मेटल्स का ये स्ट्रक्चर है या बस ग्रुप 1 का? यही स्ट्रक्चर होता है, हर मेटल का स्ट्रक्चर यही होगा। यस सर। ओके सर। हीट करेंगे तो इसका जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म होगी, इसको बता रहा हूँ। किसी भी मेटल का स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है, और मेटल के अंदर मेरे बच्चों कीप रिमेंबर मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो सुन लो। मेटल्स के जो एटम्स होते हैं ना, उनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हम लिख चुके हैं, इट हैज गॉट 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, ये बीच में जो स्पेसेस हैं, खाली जगह है, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे, सारे एटम्स के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन बीच में मौजूद है, और ये जो एटम है ये पॉजिटिव आयन बन चुका है। अब ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं उनको अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं, उनको अपनी तरफ खींचते हैं, एक ग्लू की तरह उनको चिपका लेते हैं। मसलन सपोज करें कि ये मेरे पास पेन है, ये भी पेन है, ये पेन है, इनके साथ मैं ग्लू लगा दूं,
ग्लू लगा के इसको इस तरह मैं चिपका दूं तो बाद में ये अलग नहीं होंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही सीन बना है कि मेटल्स के जो एटम्स हैं उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल आए हैं, उन्होंने सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दिए है, और ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इन सारे के सारे इर्द गिर्द मौजूद पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है जी, तो इसको भी मैं लिख रहा हूं। So group 1 metals have metallic bonding। ठीक है जी, और metallic bonding में क्या होता है मेरे बच्चों? The electrostatic। सर ये सिर्फ ग्रुप 1 वालों में तो नहीं होता, सब मेटल्स में नहीं होती? हम लोग तो ग्रुप 1 पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं चलो आपको सिर्फ स्पेसिफाई कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, कोई भी हो सकती है वैसे। अच्छा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन C of electrons and positive ions around it is called metallic bond। ठीक है जी, इसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो ग्रुप 1 की जो मेटल्स हैं उन सब के अंदर मेरे बच्चों ये मेटल्स का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। यानी अगर मैं आपको कह दूं सोडियम का स्ट्रक्चर बनाओ, मैं एटम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि वो कहे सोडियम मेटल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो सोडियम मेटल का स्ट्रक्चर ये होगा, पॉजिटिव आयंस का लैटिस और बीच में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो पूछे कि सोडियम में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो सोडियम मेटल है तो मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग होती है। वो आपसे पूछ रहे व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग, तो आपने मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या कहनी है? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस अराउंड इट। ठीक है जी, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। और मेटालिक बॉन्डिंग जो है, याद रखो, जितने छोटे साइज का आपका एटम होगा, ठीक है, मसलन ये मेटालिक बॉन्डिंग है, मैं यहां पे 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये देखें, ये इस तरीके से मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं। इनके ऊपर भी चार्ज +1 है और इसमें भी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लाइक दैट। ठीक है, इसका और इसका कंपैरिजन करें। एनीबॉडी हु कुड टेल मी, दोनों के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग है, लेकिन किसकी ज्यादा स्ट्रांग होती है? जितना छोटा साइज का एटम होगा, ठीक है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ उतनी ज्यादा होगी, तो इसकी स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड है, स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड। ठीक है जी, और इसके कंपैरिजन में, यानी ये जो बना हुआ है, सपोज करो कि ये आपका जो है वो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जी, पोटेशियम का मैंने बनाया स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने बनाया है सोडियम का। ठीक है, तो पोटेशियम यानी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड दैन पोटेशियम, यानी पोटेशियम से ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। जितने छोटे साइज का कैटायन होगा, ठीक है, कीप रिमेंबर, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी जो है वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ होगी और उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अभी तक मैंने जो जो बातें रिपीट की हैं, कोई बच्चा इनको रिपीट कर सकता है? मरियम, कैन यू रिपीट इट माय डियर फॉर मी? ग्रुप 1 को रिपीट कर दे एक बार। मरियम, कम ऑन। मरियम, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है बेटे अभी। चले किसी और की रिक्वेस्ट करते हैं। कौन बताएगा? जी तंजील, कैन यू रिपीट ऑल दिस स्टफ फॉर मी? Yes.
Group 1 metals are also called as alkali metals, and the oxides and hydroxides of group 1 metals are soluble in water, as they are called as alkali metals. And group 1 metals are very soft metals and can be cut with knife. Group 1 metals have one valence shell electrons. And the fourth property is group 1 metals lose one electron and form unipositive ion plus one. Um and the structure of metal are CO of electrons and positive ions, uh, and metallic group 1 metal have metallic bonding. The metallic bonding is the electrostatic forces of attraction between CO of electrons and positive ions around it is called metallic bonding. अच्छा जी, उसके बाद मेरे बच्चों आगे हम लोग शुरू करते हैं ग्रुप 1 की जो मेटल्स हैं, ठीक है। ग्रुप 1 को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है जी। ये ग्रुप 1 के जो है वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा एक चीज बड़ी ध्यान से सुननी है मेरे बच्चों आपने। ग्रुप 1 में जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, ये लिथियम जो है ये पीरियड 2 का है, पीरियड 2, ये पीरियड 3 का है, ये पीरियड 4 का है। तो नीचे जाते हुए ये न्यूक्लियोसाइड्स में 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 शेल्स होंगे और इसमें 4 शेल्स होंगे और रुबिडियम में 5 शेल्स होंगे, ठीक है। नीचे जाते हुए मेरे प्यारे बच्चों आपके शेल्स जो है वो ज्यादा होते चले जा रहे हैं नीचे की तरफ जाते हुए, क्योंकि पीरियड बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पीरियड जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। तो ये पीरियड 2 के, ये पीरियड 3, पीरियड 4, 5, 6, 7, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कहते हैं ज्यादा होते चले जाएंगे और शेल्स भी ज्यादा होते चले जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद इसके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबके एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन नीचे की तरफ जाओगे तो इनका प्रोटॉन नंबर बढ़ता जा रहा है। इसका प्रोटॉन नंबर 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, इसका 35 है। तो इस तरीके से इनके प्रोटॉन यानी प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो मेरे बच्चों जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का फासला न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन को खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो ज्यादा उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं लगा पाता। जब उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से जो है वो लूज हो सकता है। और किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है, यानी रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है जी। रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है। दूसरी चीज इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, यार ये ग्रुप है, ग्रुप पढ़ रहे हैं, ग्रुप ही पढ़ रहे हैं ना। ग्रुप 1 हमारे चैप्टर का टॉपिक का नाम ही ग्रुप 1 है यार। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज ऑफ पॉजिटिव आयन यानी पॉजिटिव आयन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। जितने बड़े साइज का पॉजिटिव आयन होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कम होगी, तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती चली जाएगी। तो इसीलिए मेरे बच्चों अगर आप नीचे की तरफ मूव करते हो तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, क्योंकि साइज ऑफ द टाइम बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मेरे बच्चों आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। और रिएक्टिविटी को इंक्रीज करती है। रिएक्टिविटी का मतलब है कोई चीज अगर मेटल है तो वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, अगर नॉन मेटल है तो वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। क्योंकि ये मेटल्स हैं, मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, मैंने पहले बताया है, ये लूज करके +1 आयन बनाती है। तो जितना नीचे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा
न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का लूज होना आसान हो जाता है, तो इसीलिए वो चीज ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल होती है वो फ्रांसियम होती है। ठीक है, फ्रांसियम जो है इसको पकड़ के अगर आप समंदर में फेंक दो तो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो सैलाब आ जाएगा। यानी कि ऐसा, ये कुछ कहते हैं ना कि ये आर्टिफिशियल स्लैब आया है किसी जगह पे, तो वो समंदर की तह में जाके डिफरेंट लेयर्स लगा के और इसको रख देते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 की मेटल्स बहुत रिएक्टिव होती हैं, इतनी रिएक्टिव होती हैं मेरे बच्चों कि इनको हम वैसे रख ही नहीं सकते। अगर वैसे रख देंगे तो फौरन आग लग जाएगी इनको अगर आपने स्टोर करना है ना तो इनको डाल के किसी भी चीज में उसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं। ठीक है, मट्टी का तेल डाल दी, सरसों का ऑयल डाल दी, तो ऑयल का काम क्या होता है कि वो एयर और वाटर को उसके साथ टच नहीं होने देता, जिसकी वजह से फिर वो रिएक्ट नहीं करती। समझ लगी है बात की? तो इसी चीज को मैं आगे लिखवा रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये मिटा दूं मैं, बल्कि ये वाला मिटा देता हूं, इधर लिख देता हूं। सर ऑयल में जो सब्सटेंस होता है या जो एलिमेंट होता है सर वो नहीं रिएक्ट करता? नहीं बेटे, ऑयल जो है वो याद रखो वो बैरियर होता है, वो एयर और वाटर को अपने अंदर से ना गुजरने नहीं देता। लेकिन सर ऑयल खुद भी नहीं रिएक्ट करता। ऑयल खुद कब रिएक्ट करता है यार? बोले ऑयल जो है उसका रिएक्शन नॉर्मली कम होता है। ये जो आप एल्केन्स वगैरह पढ़ते हो ये कम ही रिएक्ट करती है ना भाई। वो यूवी लाइट में क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ छोटी चीजें रिएक्ट करती हैं। वो आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंशाल्लाह, जल्दी हो जाएगी, टेंशन ना लो यार। चलो क्या हो गया? अच्छा जी, इसको लिख लीजिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने 5 लिखे थे तो 6 लिखे। ग्रुप 1 metals are very reactive and reactivity increases down the group। ठीक है जी, अगला पॉइंट लिख लीजिए। सर जितनी फोर्सेस वीक होती जाएंगी उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होता जाएगा। बड़ी मेहरबानी सर, यू गॉट द पॉइंट नाउ सुफियान। जितनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की फोर्सेस कम होती जाएंगी, यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि सपोज करो मैं हूं, मेरे 1 फुट के फासले पे एक बच्चा खड़ा हुआ है और एक बच्चा मेरे 15 फीट के फासले पे है। जो 1 फीट वाला है वो मेरे बड़े अच्छे कंट्रोल में है, उसको जनाब वो भागना चाहेगा उसको मैं हाथ से भी पकड़ लूंगा। लेकिन जो 15 फीट के फासले पे है उसको मैं जुबान से रोकूंगा, ओए नहीं निकलना, ओए बुकी यहाँ पे। लेकिन वो अगर दौड़ लगाना चाहे तो भाई वो जा सकता है। तो एग्जैक्टली यही सीन यहाँ पे है कि जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से निकल के भाग जाता है जी। तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव चीज हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है बच्चों। तो ग्रुप 1 की जो मेटल्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी एक तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। मैंने उसकी रीजन आपको बता दी है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लूज होना जो है वो आसान हो जाता है इफ यू मूव डाउन द ग्रुप। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जो है वो आपका डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती जाती है। और क्यों वीक होती है उसकी रीजन भी मैंने आप लोगों को बता दी है कि पॉजिटिव आयन यानी एटम का साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है।
ठीक है, इसकी मेरे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है वो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे जी। किसी को कोई मसला है, कोई चीज पूछनी है तो यू कैन आस्क मी। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये चलना है ग्रुप 1। कोई प्रॉब्लम किसी को है बेटे, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। सर नेहा यू गॉट इट बेटे? सर Yes, sir. अली जहां से पूछ बेटे। सर वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो जाते हैं नीचे जाते हुए? मेरे बेटे मैंने बताया तो है कि नीचे की तरफ जाएगा तो ये देख एटम का साइज कितना बड़ा हो गया, यानी पॉजिटिव आयन का साइज बहुत बड़ा हो गया। तो जितना पॉजिटिव आयन का साइज का बड़ा होगा उतनी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कम होगी, ठीक है, और जितनी कम होगी उतना मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी।